तो इस वीडियो में हम देख रहे होंगे यार टर्मिनोलॉजीज एंड रैंडम वेरिएबल्स। तो इसके अंदर टर्म्स होती है यार कुछ जो डायरेक्ट जिसका मीनिंग होता है कि यार अच्छा ये अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमें ये चीज़ करनी है। तो वो टर्म्स हैं क्या क्या है वो देख रहे होंगे। तो टर्म्स हम देखते हैं। पहला टर्म है यार हमारे पास रैंडम वेरिएबल, ठीक है। दूसरा टर्म है हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तीसरा हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। उसको हम PMF से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और चौथा है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। चौथा क्या हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ओके, अच्छा इन सब का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग हम देख रहे होंगे। अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है। रैंडम वेरिएबल कुल मिला के वो चीज़ होती है जो हमें सैंपल स्पेस के अंदर गिवन हो। सैंपल स्पेस में गिवन हो मतलब क्या, तो अगर हम 3 कॉइन को उछालते हैं, 3 कॉइन्स को अगर मैंने है ना उछाला एक बार, तो क्या क्या चीज़ें मेरे को मिलेगी। तो यार मेरे पास आएगा एच एच एच, यहाँ से शुरू करते हैं हम। फिर करते हैं क्या यार, 4 बार एच लिखते हैं, 4 बार टी लिखेंगे, फिर 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच एंड 2 बार 4 बार एच, 4 बार है ना, 2 बार एच और 2 बार टी, फिर 1 बार एच, 1 टी, 1 एच, टी एच टी एच टी, इस तरीके से लिख दिया हमने। ओके, अब क्या होता है x ऑफ s नंबर ऑफ हेड अगर मैं पूछता हूँ। अब अगर मैं x ऑफ नंबर ऑफ हेड पूछता हूँ तो आप क्या बोलोगे कि यार है ना इसके अंदर बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। बहुत सारे क्या क्या केसेस बन रहे हैं। अगर हम केसेस के बारे में बोलें तो यार 3 बार हेड आता है, 2 बार हेड आता है, या 1 बार हेड आएगा, या आएगा ही नहीं, जैसे कि इस केस में गिवन है, ठीक है। तो जो मैंने लिखा x नंबर ऑफ हेड्स वो क्या क्या हो सकता है, उसको अगर मैं लिखता हूँ x ऑफ S1 यानी कि 1 बार हेड आ रहा है, इसको अगर मैं S1 बोलता हूँ तो ये क्या हुआ S8, ठीक है। सिमिलरली S2, S3, S4, S5 यानी कि S मतलब क्या, सैंपल स्पेस, S6 और S7। ये रिजल्ट्स आपके साथ हो सकते हैं, ये रिजल्ट हमारे पास आते हैं। ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ यार x ऑफ S1 यानी कि S1 में h कितना आ रहा है, हेड्स कितने आ रहे हैं, ये हमारे पास है क्या, नंबर ऑफ हेड जो आ रहे हैं वो हमारी जीत है। तो x ऑफ S1 क्या होगा, नंबर ऑफ हेड कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, तो इक्वल टू 3 लिख दिया। x ऑफ S2 में कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। इसमें कितनी बार आ रहे हैं, इसमें भी 2 बार आ रहे हैं, और बाद में इसके अंदर हमारे पास 2 बार आ रहे हैं x ऑफ S5 में। तो x ऑफ S3 इज इक्वल्स x ऑफ S5, वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अच्छा, एक बार किस किस में आ रहे हैं, एक बार में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी कि x ऑफ S4 इज इक्वल्स x ऑफ S6 इज इक्वल्स x ऑफ S7। उसमें क्या हो रहा है, एक बार हेड्स आ रहा है, और x ऑफ S8 के अंदर कितनी बार आ रहा है, 0 बार आ रहा है। तो ये चीज़ जो मैंने लिखी है ना, इस चीज़ को बोलते हैं यार, जो यहाँ पे जो मैंने x लिखा, इस चीज़ को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। इस चीज़ को बोलते हैं यार रैंडम वेरिएबल, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था। जो ये x होता है इसको क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे हमें x ऑफ नंबर ऑफ हेड टेल्स भी बोला जा सकता था। तो रैंडम है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हेड्स के बारे में बात हो रही है, टेल्स के बारे में भी बात हो सकती है। तो इसे हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन यार कुछ इस तरीके से है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई पूछा नहीं जाएगा हमें, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखी है, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन विच असाइन अ रियल नंबर टू ईच सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस, यानी कि हर एक को एक ना एक नंबर असाइन किया गया है। जैसे कि हमने ये अभी केस देखा था, यहाँ पे जो ये x था इसको क्या बोलते हैं हम, रैंडम वेरिएबल। इतना सा पता होना चाहिए जस्ट, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो अ रैंडम वेरिएबल विच टेक्स फाइनाइट और एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, यानी कि नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, या फिर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लॉट, यानी कि कुल मिला के आप कुछ उसको काउंट कर पा रहे हो किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट
रैंडम वेरिएबल कि यार हाँ इसको काउंट कर सकते हैं हम, कि आपके पास जो हमने एग्जांपल लिया था 100 गुब्बारे हैं, अगर 100 में से 10 खराब हो सकते हैं, 10 को काउंट कर सकते हो आप। तो जिस चीज़ को हम काउंट कर पा रहे हैं वो हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट एक बोलता है ना कि शुरुआत करने से पहले की, और डरने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा कुछ होगा नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे हमने देखो क्या कर रखा है, यानी कि ये जो हमने लिया था रैंडम वेरिएबल, उसके सामने हमें प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है। नंबर ऑफ हेड्स 0 कितनी बार आ रहे हैं? 1/8 बार। 1 हेड कितनी बार आ रहे हैं? अगर हम इसके अंदर देखते हैं कि एक हेड कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलोगे यार यहाँ पे एक बार यहाँ है और यहाँ 3 बार आ रहा है, तो 3/8 लिख दिया। और 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं? तो 2 हेड यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 3/8 यानी कि 3 में से 8 में से 3 बार आ रहा है, तो ये लिख दिया 3 और 3 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं? तो वो 1/8 बार आ रहा है, तो हमने 1/8 यहाँ लिख दिया। किसी भी चीज़ को यार प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब बोल रहे होंगे, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी कि मैं इस चीज़ को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलूँ? तो उसकी एलिजिबिलिटी होती है यार ये कि पी ऑफ आई, ये जो हम लिखते हैं नीचे है ना प्रोबेबिलिटी, तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि इन सबका सम अगर 1 आ रहा है तो ही मैं इसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल रहा हूँ। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यार प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? अगर ये डेटा ऐसा नहीं है तो वो चीज़ ही गलत हो जाएगी। बात आ रही समझ में? हाँ, तो अगर ये दो चीज़ें फॉलो हो रही है तो इसे हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल रहे होंगे। ओके, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसको बोलते हैं? तो हमने क्या किया यार, इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जो चीज़ गिवन थी ना हमें, इसको हमने बांट दिया। कैसे बांटा? इस तरीके से बांटा कि उसका समीशन जो है पी आई है और पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ यार कि एफ ऑफ एक्स जो है वो समीशन ऑफ पी ऑफ आई है, और वो किसके इक्वल है? पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स ऑफ जे। अब यार कुछ मतलब समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है इसमें। ये हुआ यार कि मैंने इसको चीज़ों को बांट दिया। कैसे बांटा? इस तरीके से कि x की वैल्यू क्या है, x मिनिमम क्या था? 0 था, तो मैंने कर दिया यार x लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, तो उसको मैं क्या करूँगा? लेस देन इक्वल्स टू, ऊपर जो भी लिखा है 1 लिखा है तो 1, x लेस देन इक्वल्स टू 2, x लेस देन इक्वल्स टू 3, ये लिख दिया। ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ऐसा लिखना होता है ना, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये स्टेप्स होते हैं इसको करने के। इसमें कोई वो नहीं हो गया कि कुछ तोप नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं, इसमें बस ऐसा लिखना होता है। x लिख दिया और लेस देन इक्वल्स टू जो भी ऊपर की वैल्यूज लिखी हुई है उन्हें हमने उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, फिर क्या करना होता है? इन सब का सम देखना होता है। जैसे x लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 पे एक यही केस है, तो 1/8 वैल्यू आ रही है, इस पर 1/8 लिख दिया हमने। ठीक है, x लेस देन इक्वल्स टू 1, x लेस देन इक्वल्स टू 1 यानी कि लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ इक्वल टू भी आ रहा है, यानी कि 1 को भी लो और 0 को भी लो। लेस तो 0 होता है, 1 या 1 से कम, तो 1/8 प्लस 3/8 यानी कि 4/8 आ गया यहाँ पे। ठीक है, x लेस देन इक्वल्स टू 2 यानी कि ये तीनों 2 या 2 से कम, तो ये तीनों आ गए 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8, 7/8 हो गया। और x लेस देन इक्वल टू 3 यानी कि ये चारों केसेस हो गए। तो इन सबका सम करते हैं तो 1 आता है, अपने को पता ही है, तो यहाँ 1 लिख दिया हमने। तो हमने क्या किया? इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरीके से, और कुछ भी नहीं किया। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन गिवन है हमें, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा, और जितनी भी टर्म्स हमने अभी देखी थी उन टर्म्स को यहाँ पे हम अप्लाई करके समझ रहे होंगे कि उन टर्म्स का मतलब क्या था। ठीक है, तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है और टेबल इस तरीके से हमें गिवन है, पी ऑफ एक्स ये हमें टेबल गिवन है। यहाँ इसकी वैल्यू k, 2k, 2k, 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर और 7k स्क्वायर प्लस k, ये इन सब की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। और इसने क्या क्या बोला है? फाइंड, पहली चीज़ बोली है k बताओ हमें। ठीक है, k की क्या वैल्यू है। सेकंड चीज़ इसने बोली है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6, फिर दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, और तीसरी चीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 to 5 के बीच में।
ये चीज़ बतानी है। थर्ड चीज़ क्या पूछी इसने, थर्ड चीज़ इसने पूछी यार डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो हमने देखा था यार कुछ उस तरीके से था, हमें समझ में आया नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसके अंदर हम देख रहे होंगे कैसे लिखते हैं। चौथी चीज़ है अगर पी एक्स लेस देन इक्वल्स टू सी की वैल्यू जो है आधे से ज़्यादा है तो फाइंड करो मिनिमम वैल्यू ऑफ सी, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सी। अब यार ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बहुत आसान होता है, कुछ करना नहीं होता, सिंपल सी चीज़ है। और पांचवी और लास्ट चीज़ हमें बतानी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1.5 से 4.5 के बीच में, 4.5 डिवाइडेड बाई x ग्रेटर देन 2। तो ये जी हमें क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और हमें सॉल्व करनी सारी चीज़ें। ओके, तो जैसे यार अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम। जैसे ही हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं, पहली चीज़ हमें लिख के रखनी, नोट करनी है स्टार मार्क करके। पहली चीज़ क्या देखना हमें कि समीशन ऑफ p शुड बी इक्वल्स टू 1, ये चीज़ होती है। और p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। जो p है उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए और इसका जो समीशन होता है 1 होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ है नहीं और इसने बोला क्या समीशन ऑफ p ऑफ i जो होता है 1 के बराबर होता है। ये हमने देखा था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी ही तब जब इसकी वैल्यू समीशन 1 के बराबर हो। तो इन सबका सम करते हैं। सम किया तो हमने देखा यार 7 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी कि 10 के स्क्वायर प्लस के प्लस 2 के 3 के प्लस 2 के क्या हुआ 5 के 8 के और यहाँ पे ये रखे 9 के इज इक्वल्स 1। चीज़ हुई क्लियर? हाँ, तो ये क्या हुआ फिर 10 के स्क्वायर प्लस 9 के माइनस 1 इज इक्वल्स 0। अब यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट करना पड़ेगा इसको। स्प्लिट कैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 10 इंटू -1 -10 हुआ। तो अब मैं इसको कैसे स्प्लिट करूँ बीच वाले को कि -10 जो हो उसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो, ठीक है। तो इसको होगा स्प्लिट 10 के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस के, यानी कि अगर मैं करता हूँ तो 9 के हो जाएगा। लेकिन अगर इसको करूँगा 10 इंटू -1 करूँगा तो वो -10 आ रहा है। ऐसे स्प्लिट किया जाएगा। -1 इज इक्वल 0। यहाँ से मैंने फिर क्या किया, 10 के कॉमन निकाल दिया शुरुआत के दोनों में से, तो क्या बचा k प्लस 1। यहाँ में से मैंने -1 कॉमन निकाला, ये बचा k प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये क्या हुआ 10 के -1 और k प्लस 1 इज इक्वल 0। तो k की वैल्यू क्या आई, यहाँ से आई 1/10 और यहाँ से k की वैल्यू k प्लस 1 की वैल्यू आई 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ये दो वैल्यूज़ आ रही है k की, ठीक है। तो अगर अब कौन सी वैल्यू, दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, हम कौन सी वैल्यू लें, हमें कैसे पता पड़ेगा कि k की वैल्यू 1/10 है या -1 है। तो हमें यहाँ से पता पड़ा, इसलिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या, पहली चीज़ तो यहाँ से हमने निकाली k की वैल्यू, और दूसरी चीज़ ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि k की जो वैल्यू होगी यानी कि p की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद k की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1/10। तो ये 1/10 हमारे पास k की वैल्यू आ गई। तो पहली प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर दी। ओके, अब क्या करना है यार, दूसरी तीसरी चौथी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें जो है रीराइट करनी पड़ेगी टेबल को। तो यार अब हमें क्या करना है, दूसरी तीसरी चौथी और जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने के लिए हमें फिर से एक बार टेबल को रीराइट कर लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है, टेबल x और गिवन है p ऑफ x, ठीक है। 0 पे 0 था, 1 पे k था, k की वैल्यू 1/10 है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे 0.1 लिख रहे होंगे हम, है ना। 1/10 नहीं लिखेंगे, 0.1 लिख दिया। ओके, 2 पर वैल्यू 2k थी यानी कि 0.2। 3 पे वैल्यू हो जाएगी 2k तो वो भी 0.2 हो गया। 4 पे वैल्यू है 3k यानी कि 0.3। 5 पर k स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर क्या हो गया 0.1 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 0.01, ये आ गया 0.01। फिर 6 पे हमें 2k स्क्वायर दिया हुआ यानी कि 0.02 और 7 पे हमें दिया है 7k स्क्वायर प्लस k, 7k स्क्वायर यानी कि 7 ऑफ 0.01 प्लस k यानी कि 0.1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.07 यानी कि 0.17 आ जाएगा ये। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.17। ये हमने फिर से इसको रीराइट कर दिया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है
क्वेश्चन हमसे पूछा है, सेकंड क्वेश्चन है, हमें फाइंड आउट करना है p ऑफ x लेस देन 6। पहला तो ये है पार्ट। तो x लेस देन 6, अब यार यहाँ पे एक बार चर्चा कर लेते हैं लेस देन का, लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का। मैं अगर आपको बोलता हूँ कि यार मेरे पास 10 पेन है मेरे बैग के अंदर, ठीक है, मेरा बैग है, उसमें मेरे पास 10 पेन पड़े हुए हैं। मैंने आपको बोला आप मेरे बैग में से 3 से कम पेन निकाल सकते हो, 3 से कम पेन, यानी कि मैंने 3 पेन निकालने की भी इजाजत नहीं दी है। 3 से कम यानी कि लेस देन 3, ठीक है। 3 से कम यानी कि क्या हुआ, या तो 2 निकाल सकते हो, 1 निकाल सकते हो, या 0, कुछ भी मत निकालो। बात आ रही समझ में? हाँ। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बोलता 3 या 3 से कम पेन, यानी कि अब क्या कर सकते हो आप, 3 पेन भी ले सकते हो, 2 1 0, बाकी तो ले ही सकते हो। 3 या 3 से कम, ठीक है, तो उसमें 3 भी इंक्लूड है, यानी कि अगर आप 3 पेन भी निकालते हो तो मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं। लेस देन मतलब क्या, अगर मैं बोलता 3 से कम पेन, यानी कि आप 3 पेन निकाल रहे हो तो गलत हो गया, वो 2 या फिर 1। लेस देन 3 मतलब क्या, या तो 2 होगा या 1 होगा। लेस देन इक्वल टू 3 मतलब क्या, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। अच्छा, ग्रेटर देन 3 बोलता मैं तो क्या होता, ग्रेटर देन 3 बोलता यानी कि 3 से ज्यादा। 3 से ज्यादा क्या, 4 5 6 ऐसे करते 10 तक, ठीक है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू बोलता, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 या 3 से ज्यादा, तो उसमें 3 भी इंक्लूड हो जाता आपका, ठीक है, 3 भी इंक्लूड हो जाता। ओके, तो इसका मतलब चीज़ें क्लियर हो रही है। लेस देन मतलब क्या, लेस देन इक्वल टू मतलब क्या, ग्रेटर देन मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या। हाँ, अगर नहीं हुई है तो एक बार फिर से हम देखते हैं। अगर ये हमें बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6, यानी कि ये 6 दे रखा है, उससे कम, सिर्फ उससे, है ना, उससे कम, इसको भी नहीं लेने दिया, यानी कि ये चीज़ें आ गई हमारे पास, क्या, 0 से लेके 5 आ गया हमारे पास। 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इसने लेस देन बोला है, यानी कि 6 से कम, यानी कि 5 या उससे कम, 5 को इंक्लूड करेंगे और उससे कम सारे इंक्लूड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटीज को क्या लिख सकता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। यहाँ पे 6 को हमने इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पे हमने 6 को इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, अब यार इतनी सारी लिखनी, अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 बोल देता तो बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ जाती। तो अब यार इतनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ गई हमें, है ना, तो ऐसा तो चलेगा नहीं। तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने दिमाग क्या लगाया कि इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 होता है तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, 1 में से माइनस कर दूं मैं 6 और 7 की प्रोबेबिलिटी को, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने 6 और 7 को ऐड कर दिया और उसको 1 में से माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इन सबका सम कितना होता है, 1 होता है। मुझे पता है इन सबका सम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर मैं 6 और 7 की प्रोबेबिलिटी को हटा दूं 1 में से, तो मेरे को 0 और 5 के बीच की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्लियर हो रही है चीज़? हाँ, ऐसा समझो ये था, ठीक है। यहाँ पे हमने 7 पार्टीशन कर दिए, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 पार्टीशन कर दिए। मैंने बोला कि इन 5 पार्टीशन के अंदर कितना है टोटल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, या तो मैं ऐसा करूँ कि इन सबको अलग अलग गिनूँ, या फिर ये जो टोटल था उसमें से इन दोनों को हटा दूँ, तो मेरे पास ये 5 मिल जाएंगे। क्लियर हो रही है चीज़? हाँ, तो वही मैंने किया, 1 माइनस पी ऑफ 6 प्लस पी ऑफ 7, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है। अगर ऐसा बड़ा बड़ा वैल्यूज होता तो हम सबको ऐड नहीं करने बैठेंगे, यहाँ पे 1 में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे उनको जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हमारे पास है 0.02 है ना, सॉरी 0.02। प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 है 0.17। इसको कैलकुलेट किया, 1 माइनस इन दोनों का समीशन कितना आ जाएगा, इन दोनों का समीशन है 0.19, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.19 दैट इज इक्वल टू 0.81। तो ये आया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6 की। क्लियर? अब क्या है, अभी है यार हमारे को दूसरा क्वेश्चन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, 6 या 6 से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 भी आएगा, 6 से ज़्यादा भी आएगा। 6 से ज़्यादा तो आना ही था P of 7, लेकिन यहाँ इक्वल टू आ गया तो 6 को भी इंक्लूड किया, तो P of 6 प्लस P of 7।
तो इसकी वैल्यू क्या है, p ऑफ 6 की अपने पास वैल्यू आई थी 0.02 प्लस 0.17, ये अपने पास आ गया 0.19। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 की 0.19 आ गई। ओके, फिर हमसे पूछा गया था p ऑफ 0 to 5 x5 है ना, p ऑफ x ग्रेटर देन 0 लेस देन 5, यानी कि अब यहाँ पे देखना साइन देखो, यहाँ पे 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 5 से कम होना चाहिए, यानी कि 0 और 5 भी नहीं हुए इंक्लूड, 0 1 2 3 4 5। तो इसने क्या बोला क्वेश्चन में, इसने बोला कि 0 से ज़्यादा होना चाहिए और 5 से कम होना चाहिए, यानी कि हम दोनों को भी एक्सक्लूड कर दो। तो क्या बचे 1 2 3 4, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस हाँ ना, यानी कि कुल मिला के हमें क्या किसकी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, इन सब का सम निकालेंगे तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है 0.1 प्लस 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 है 0.3, इन सब का हमने सम किया तो हमारे पास आया 0.8। क्लियर है? हाँ, तो ये हमारे पास आया प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 से ज़्यादा 5 से कम। चीज़ें क्लियर हो रही है ना? 0 1 2 3 4 5 लिखा, ये लेस देन था है ना, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 0 से ज़्यादा यहाँ से चालू की हमने, 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और 5 से कम होनी चाहिए, 5 से कम होनी चाहिए, तो 5 को इंक्लूड नहीं। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो हमें 5 को भी इंक्लूड कर लेते कि भाई तू भी आ जा, लेकिन ये इक्वल टू नहीं था तो हमने 5 को इंक्लूड नहीं किया, उससे कम वालों तक को इंक्लूड किया। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये हो गई 1 2 3 4, तो उससे हमने सब उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो लिखी और उससे आंसर हमने निकाल दिया 0.8 आ गया हमारे पास। क्लियर है? अब तीसरी चीज़ ये हमसे पूछ रहा है वो है यार डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये हम अच्छे से समझ रहे होंगे। तीसरी चीज़ जो हमें बोली गई थी यार निकालने के लिए वो था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अच्छा तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे लिखा जाता है, तो हम क्या करते हैं टेबल को लेके आते हैं एक बार नीचे, फिर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे निकाला जाता है, तो हम उसको लिखते हैं f ऑफ x से, ये लिख दिया, फिर इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। और यहाँ पे x को इस तरीके से लिखा जाता है कि जहाँ से शुरू हो रही जहाँ एंडिंग हो रही, यानी कि x लेस देन इक्वल्स 0, x लेस देन इक्वल्स 1, x लेस देन इक्वल्स 2, x लेस देन इक्वल्स 3। ये जो वैल्यूज़ हमें ऊपर गिवन है ना, उन सारी वैल्यूज़ को x लेस देन करके लिख रहे हैं हम। x लेस देन इक्वल्स 4, x लेस देन इक्वल्स 5, x लेस देन इक्वल्स 6 एंड x लेस देन इक्वल्स 7। ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी है। ओके, अब क्या करना है, अब हमें इन सब का सम करना है, यानी कि 0 से कम या 0 या उससे कम पे वैल्यू क्या थी इसकी, 0 थी, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया इसके सामने। x 1 या उससे कम पे वैल्यू क्या है, तो 1 भी है ना, लेस देन इक्वल टू ही लिखना है, ये फॉलो स्टेप्स यही होते हैं। ठीक है, x लेस देन इक्वल्स 1 लिखा, यानी कि 1 और उससे कम, यानी कि 0.1 प्लस 0 क्या हुआ 0.1, 0.1 आ गया। x लेस देन इक्वल्स 2 का मतलब 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0, तो ये क्या आ गया 0.3 हमारे पास आ जाएगा। x लेस देन इक्वल्स 3 पर क्या होगा, ये सारे काउंट करने पड़ेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5। x लेस देन इक्वल्स 4 पे क्या आएगा, यहाँ से 0.3 से लेके यहाँ तक एंडिंग तक करेंगे तो वो आ जाएगा 0.8। x लेस देन इक्वल्स 5 पर हमारे पास 0.81 आएगा, इसके बाद आएगा 0.83, और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, लास्ट ये था तो 1 आ जाएगा टोटल यहाँ पे। क्लियर हो रही चीज़ें? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जो हम लिख रहे हैं यार, ये चीज़ें जो हम लिख रहे हैं यार, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हुआ पहले वाला और उससे कम के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, यहाँ हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। इस तरीके से हम जो है करते जा रहे हैं, नीचे बढ़ाते जा रहे हैं, उसको समीशन कर रहे हैं इन सब का। क्लियर है? हाँ, तो इस तरीके से यार डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा जाता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने लिख दिया। ओके, अब चौथी चीज़ जो हमसे पूछी गई थी वो पूछा गया था कि यार अगर इफ़ p इज़ p ऑफ x लेस देन इक्वल टू c इज़ ग्रेटर देन 1/2, तो मिनिमम वैल्यू बताओ c की क्या होगी, c की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो यानी कि इसका कहने का क्या मतलब था कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे जो c है ना, जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ से ज़्यादा हो रही है,
यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे चलने आए तो इसका मतलब क्या हुआ यार, प्रोबेबिलिटी ये जो हमने लिखा है ना यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स टू 0, तो उसका मतलब ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स 0 क्या आया 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स 1 क्या आया हमारे पास 0.1 है ना, ये लेस देन इक्वल्स 1 जो हमने लिखे थे सारी चीज़ें। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स 2 क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स 2 क्या हुआ हमारे पास 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स 3 आया हमारे पास 0.5। सिमिलरली x लेस देन इक्वल्स 4 की प्रोबेबिलिटी आई 0.8, x लेस देन इक्वल्स 5 की आई वैल्यू 0.81, x लेस देन इक्वल्स 6 की वैल्यू आई हमारे पास 0.83 एंड प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल्स 7 की वैल्यू आई हमारे पास क्या 1। ओके, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स c जो है 1 से ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे, ये इक्वल टू नहीं लिखा है, ये ग्रेटर देन लिखा है, यानी कि 1/2 यानी कि क्या 0.5, यानी कि ऐसी कौन सी c की वैल्यू है जिस पर प्रोबेबिलिटी जो है 0.5 से ज़्यादा है। तो 0.5 तो यहाँ आ रही, लेकिन ये 0.5 से ज़्यादा की बोल रहा है, 0.5 से ज़्यादा में ये सारी वैल्यूज़ आ गई, जिसमें 0.8 आ गया 0.81 ये सारी, लेकिन इसने बोला है मिनिमम बताओ c की वैल्यू कि यार कब ऐसा होगा जब ना प्रोबेबिलिटी है 0.5 से ज़्यादा होगी तो किस वैल्यू पर होगी। तो हमने मिनिमम वैल्यू पता कर दी कि मिनिमम वैल्यू 4 पर, जब 4 होगा, c की वैल्यू जब 4 होगी तो प्रोबेबिलिटी है आधी से ज़्यादा होगी। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया हमसे, ये इसलिए पूछा गया यार कि आधे से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ना, हम पूछते हैं कि यार इस चीज़ को होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आधे से ज़्यादा तो होनी चाहिए ना, तभी आदमी खुश होगा। तो इसने वो पूछा कि यार मिनिमम कितना करना पड़ेगा कि हम आधे से ज़्यादा, जैसे हमसे पूछा जाता है कि पासिंग मार्क्स कितना होते हैं, तो हम बोलते हैं पासिंग मार्क्स 36% होते हैं, अगर ये हम बोल देते हैं तो मिनिमम कितने मार्क्स लेके आ जाएंगे 36% अपने पासिंग मार्क्स आ जाएँ। तो मान लो 100 मार्क्स का पेपर है तो उस हिसाब से तो 36 मार्क्स लेके आओगे, लेकिन आपका पेपर मान लो होता है 50 मार्क्स का, तो उसके हिसाब से कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, 18 मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो वही बात हो गई कि इसने पूछा कि यार 50% से ज़्यादा मेरे को लाने, तो मिनिमम किस वैल्यू पर मेरे जो है आधे से ज़्यादा ना, हाँ वैल्यू हाफ से ज़्यादा हो रही होगी, तो हमारे मिनिमम है 4 पे, 4 पे जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो हाफ से ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी की। क्लियर है, हाँ तो हमने लिख दिया यार c की वैल्यू मिनिमम इज 4। ओके, 5वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, 5th क्वेश्चन वॉज हमसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी निकालिए p ऑफ 1.5 ग्रेटर देन x लेस देन 4.5 डिवाइड बाई x ग्रेटर देन 2। अच्छा, अब ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है यार, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b जो होती है, अगर हमसे इस तरीके से पूछा जाता है तो उसको कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, इसको डब्बे में पैक करके स्टार मार्क कर लेते हैं। ओके, तो इस हिसाब से a क्या हुआ, यहाँ पे a हुआ यार ये पूरा, ये जो पूरा हुआ ये a है इस क्वेश्चन में, और ये पूरा जो है ये b है इस क्वेश्चन के अंदर। तो उस हिसाब से क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b यानी कि 1.5 लेस देन x लेस देन 4.5 इंटरसेक्शन b क्या हुआ जो है x ग्रेटर देन 2। ठीक है, b ये था ना x ग्रेटर देन 2, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b यानी कि x ग्रेटर देन 2। क्लियर है, हाँ अब क्या है, इसको हम अच्छे से लिखा, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है x 1.5 और 4.5 के बीच में, यानी कि 1.5 फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 4.5। हमारे पास पॉइंट में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, हमारे पास क्या चीज़ें सिर्फ इंटीजर के अंदर है। तो 1.5 के बाद क्या आ रहा है 2, 3 एंड 4, और 4.5 से पहले ही है, यानी कि हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ आ गई 2, 3 और 4। तो 2, 3, 4 इस चीज़ की वैल्यू आई 2, 3, 4। ओके, इंटरसेक्शन किससे किया हमने, x ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 हमारे पास कहाँ से कहाँ तक था, 2 से लेके 7 तक था, यानी 0 से 7 तक था, तो 2 से आगे के वैल्यूज यानी कि 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर हो रही है ये चीज़ हमारे, हाँ यानी कि हमसे पूछा गया x ग्रेटर देन 2, तो हमने लाइन बनाई 0, 7, यहाँ 2 आ रहा है, तो ये जितनी वैल्यूज़ थी 2 से ज़्यादा यानी कि 3, 4, 5, 6 वो सारी वैल्यूज़ हमने काउंट करी इसके अंदर, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 जहाँ तक जा रही है एंड तक। ठीक है, हाँ
तो प्रोबेबिलिटी, अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब ऐसा समझो कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। मतलब दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है यहाँ पे 3 और 4, यहाँ पे हम देखेंगे दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, तो 3 और 4 कॉमन है, तो हमने क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 4 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 4, 5, 6, 7। ओके, तो ये लिख दिया हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। इसको इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। यानी कि 3 और 4 बोला हमको, मतलब क्या कि प्रोबेबिलिटी 3 पर क्या है प्लस प्रोबेबिलिटी 4 पर क्या है, और इनका अब इन सब का सम निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, या तो इन सबको अलग अलग ऐड करो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या फिर मैं क्या कर दूं 1 माइनस कर दूं किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। अगर ये कर दूं तो भी वही बात होगी ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। ओके, तो ये क्या हुआ? ये हुआ यार प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या थी हमारी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हमारी थी 0.2 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2। इन सब की हमने प्रोबेबिलिटी नीचे लिख दी। इसको अब कैलकुलेट करना है 0.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.3, सॉरी 0.3। ओके, तो आ गया 0.5 डिवाइडेड बाई 0.7 दैट इज इक्वल्स 5/7। यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आया, इस प्रोबेबिलिटी का आंसर वो क्या आया हमारे पास? 5/7 आया। तो किस तरीके से किया यार? हमको इस तरीके से बोला गया था कि x की वैल्यू इससे ज़्यादा है और इससे कम है, तो उसके अंदर जो जो चीज़ें आ रही थी 2, 3, 4 आ रहा था वो हमने लिख दिया। और ठीक है, और पहली बात तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b का फॉर्मूला देखा क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि अच्छा 1.5 से ज़्यादा और 4.5 से कम जो वैल्यूज़ आती है वो हमने लिया, इंटरसेक्शन करवाया। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन दोनों में, और वो जो कॉमन आया वो आया हमारे पास 3 और 4, तो उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया। और नीचे जो था हमारे पास x ग्रेटर देन 2 था, ग्रेटर देन 2 का क्या मतलब हो गया? 3, 4, 5, 6, 7। तो उन सब के प्रोबेबिलिटी को या तो अलग अलग ऐड करो, बहुत लंबा हो जाएगा, या 1 माइनस कर दो, क्या जो पहले की प्रोबेबिलिटीज़ है उससे माइनस कर दो। तो वो हमने माइनस किया यहाँ पे, और जब हमने इनके अंदर वैल्यूज़ वगैरह रखी तो हमारे पास आंसर आ गया 5/7। तो यार इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं ये सारे प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम हमने देखी है। नेक्स्ट वीडियोस, आने वाले वीडियोस में हम और भी इसके ऊपर क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है।